हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। आज आपके जो टॉपिक लेके आया हूँ वो एक डिजीज़ लेके आया हूँ, वो है मलेरिया। तो आज हम मलेरिया के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेने वाले हैं। टोटल क्या इसके लक्षण हैं, फैलने का क्या कारण है, बचने के क्या उपाय है, उपचार है, दवाई है, सब जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा क्या, मलेरिया। मलेरिया एक रोग है जो किससे होता है, मच्छरों से होता है, यानी मच्छर जनित रोग है। ये सभी आप जानते ही हो। तो इसका एक उपनाम भी चलता है, और वो उपनाम क्या चलता है, दुर्वात। यानी मलेरिया को दुर्वात भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो ये आती है कि ये जो रोग है, जैसे कोई रोग जीवाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है, तो ये जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी प्रोटोजोआ जनित ये रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला ये रोग है। और ये जो रोग है वो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है उससे उत्पन्न होता है। यानी ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट बात करें इनके प्रसार की, कि रोग का जो प्रसार है वो कैसे होता है। तो रोग का जो प्रसार है वो प्लाज्मोडियम जो परजीवी की वजह से होने वाला रोग है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। यानी जो संक्रमित मच्छर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा तो इसका रोग का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। रोग का प्रसार मादा एनाफ्लीज मच्छर, कौन सा मच्छर करता है इसका प्रसार, मादा करता है। जो मेल है वो नहीं करता है, फीमेल वाला करता है। तो मादा जो एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से रोग का प्रसार होता है। तो रोग का प्रसार मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर को आप देखोगे तो वो डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ऐसा दिखेगा। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाल लिए हुए हुआ है और ये ऐसा दिखता है। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो ये जो रोग है आपको पता ही है, इसमें वाहक कौन होता है, मच्छर होता है। तो ये मच्छर वाहक जनित संक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे में फैल जाता है। लेकिन किसके माध्यम से, वाहक मच्छर के माध्यम से, जो आरबीसी में प्रवेश कर बहुगुणित होता है। तो जो भी प्लाज्मोडियम होता है वो आरबीसी में मल्टीप्लाई होता है, बहुगुणित होता है और रोग फैलता है। इस रोग में अगर हम देखे जाए तो इसके उपचार में, मलेरिया के उपचार में एंटी मनी यौगिक युक्त औषधियाँ विशेषकर लाभ पहुंचाती है। तो इसके अंदर एंटी मनी यौगिक युक्त औषधियाँ लेनी चाहिए, वो उसमें ज़्यादा लाभ पहुंचता है। तो उपचार में एंटी मनी यौगिक युक्त औषधियों का प्रभाव विशेष लाभ पहुंचाता है। रोग का उद्भवन काल देखिए तो लगभग 7 दिन में इसके लक्षण है वो प्रकट हो जाते हैं। मान लो आज किसी ने मच्छर मादा एनाफ्लीज संक्रमित मच्छर काट लिया तो लगभग 7 दिन बाद में इसके लक्षण प्रकट होंगे, या उससे पहले भी हो सकते हैं, 1-2 दिन का अप डाउन हो सकता है, लेकिन लगभग 7 दिन में इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मलेरिया को पहले बुरी हवा पता नहीं था, इसके बारे में खोजबीन इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी, तो इसको बुरी हवा या दलदली बुखार या मार्स फीवर, क्योंकि ये दलदली जो इलाका था, दलदल युक्त जो इलाका में ज़्यादा फैलती थी ये रोग, मलेरिया रोग ज़्यादा होता था वहाँ, इसलिए इसको दलदली बुखार या मार्स फीवर कहा जाता था। और इसको एग भी कहा जाता था पहले, जब इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस बुखार में ठीक होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मलेरिया ग्रसित हो गया तो उसको ठीक होने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, रिकवरी होने में। उसके बाद इसके जो मेन जो खोज करता है वो है आपके कौन, रोनाल्ड रॉस। इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ये, उन्होंने मलेरिया के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया था, उन्होंने इसके बारे में खोज की थी। और ये कैसे दिखते थे वो आप इस डायग्राम से देख सकते हो। अब मलेरिया के प्रकार कितने हैं, तो मलेरिया कई प्रकार का होता है। तो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ के विभिन्न जातियों द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसमें 4 प्रकार मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे सामान्य जाति है जो हर जगह मिल जाती है। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है आपका प्लाज्मोडियम आपका फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है, और ये सबसे ज़्यादा होने वाला, और इसमें मृत्यु भी ज़्यादा होती है। तो ये फेल्सीफेरम सबसे खतरनाक होता है, डेंजर होता है, इसमें ये सबसे ज़्यादा भी होता है और इसमें व्यक्ति मरते भी ज़्यादा हैं। तो ये मलेरिया है मनुष्य के साथ पक्षियों में भी, सरीसृपों में, बंदरों में, चिंपांजी में, चूहा में भी हो सकता है। तीसरा इसका प्रकार आता है वो आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई।
और चौथा प्रकार आता है इसका प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के ये रोग है वो फैलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र इम्पोर्टेंट है। ये अपना जीवन चक्कर, एक तो आधा जीवन चक्कर तो मनुष्य के शरीर में और आधा जीवन चक्कर है वो मच्छर के जो अमाशय होता है उसमें पूरा करता है। तो इसका जीवन चक्र क्या है, कैसे अपना जीवन चक्र पूरा करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है। तो क्या है इसको जानते हैं हम। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर मनुष्य को काटती है, मादा एनाफ्लीज से होने वाला रोग है, तब स्पोरोजोवाइट के रूप में, ये कोई नाम है, टर्म है, टेक्निकल वर्ड है, स्पोरोजोवाइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है। तो जब मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो स्पोरोजोवाइट के रूप में प्लाज्मोडियम क्या करता है, उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कर जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और ये मानव शरीर की यकृत कोशिकाओं व आरबीसी में परजीवी गुणन करता है। यानी ये पहले रक्त के माध्यम से लीवर में जाता है और लीवर से ये आरबीसी में प्रवेश कर जाता है और आरबीसी के अंदर ही ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणन करता है। और इस से क्या बनता है फिर आगे, एक नेक्स्ट जो इसकी अवस्था आती है वो आती है हीमोजोवाइन। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, स्पोरोजोवाइट, हीमोजोवाइन बनता है, आरबीसी के अंदर गुणन करता है। तो हीमोजोवाइन बन गया जो कंपकपी और ठिठुरन व जवर का कारण है। तो जैसे ही हीमोजोवाइन अवस्था में आता है तो व्यक्ति में क्या आती है, कंपकपी के साथ बुखार आती है, उसको ठिठुरन यानी सर्दी लगती है, जवर आ जाती है खतरनाक तरीके से। अब जब मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटती है, जब मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटती है, क्योंकि ये सारा काम अभी मनुष्य के शरीर में हो रहा है, स्पोरोजोवाइट के रूप में शरीर में आया और हीमोजोवाइन बन गया, कहाँ, पहले लीवर में और लीवर के बाद में आरबीसी में ये मल्टीप्लाई होता है, गुणन करता है। अब कोई मच्छर जो अभी संक्रमित नहीं है वो आया और मनुष्य को उसने काटा और मनुष्य अभी क्या है, संक्रमित है। तो जब मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटती है तो क्योंकि मच्छर को खून पीना है और वो आएगी और खून पिएगी और आरबीसी में अभी कौन गुणन कर रहा है हीमोजोइन की अवस्था के रूप में, आपका प्लाज्मोडियम। और जैसे ही वो मच्छर काटेगा और मनुष्य का खून पिएगा तो वो हीमोजोइन है वो उस मच्छर में चला जाएगा। तो परजीवी जो हमारे शरीर में अभी पनप रहा था वो मच्छर में गेमेटोसाइट के रूप में प्रवेश कर जाता है। समझ में आ रही होगी बात। कोई एक मच्छर ने मनुष्य को काटा और स्पोरोजाइट के रूप में प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट हो गया। ये यहाँ से लीवर में गया, लीवर से आरबीसी में गया और आरबीसी में वो मल्टीप्लाई हुआ और एक नेक्स्ट अवस्था आ गई हीमोजोवाइन। और अब इस जिससे क्या है, व्यक्ति को कंपकपी हो रही है, ठिठुरन हो रही है, जवर हो रहा है। अब वो व्यक्ति संक्रमित है, अब उसको कोई मच्छर काटेगा, खून चूसेगा उसका, तो वो जो भी परजीवी है वो मच्छर के शरीर में गेमेटोसाइट के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अब परजीवी के आगे का परिवर्तन कहाँ होगा, मच्छर में होता है, मच्छर के अमाशय में होता है। गेमेटोसाइट से युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनते हैं। तो युग्मक जनन की क्रिया होती है और मच्छर के शरीर में होता है और उससे क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और जिसे युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। युग्मक से क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, जायगोट का निर्माण हो जाएगा। ये मच्छर के शरीर में हो रहा है काम। अभी जो युग्मनज है, जो जायगोट है, इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है, से पुण्य स्पोरोजोइट बन जाता है। ये जो आपकी शुरू की जो अवस्था थी वो मच्छर के शरीर में वापस बन गई है। पुण्य स्पोरोजोइट बनते हैं कब, युग्मनज में विभाजन से। अब जो मच्छर की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं, कौन, स्पोरोजोइट। यहाँ उसका मतलब युग्मक बने, युग्मक से निषेचन हुआ, युग्मनज बना और युग्मनज में विभाजन हुआ और विभाजन से क्या बन गए, स्पोरोजोइट बन गए और वो स्पोरोजोइट मच्छर की लार ग्रंथियों में आ गई। अब जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो वो स्पोरोजोइट उसके शरीर में वापस स्पोरोजोइट की अवस्था में ही स्पोरोजोइट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र चलता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हो, 3-4 डायग्राम है हमारे पास। जैसे ये अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, इसमें
ये देखो यहाँ ये मच्छर है, इसने मान लो मनुष्य को काटा, जो इसके स्पोरोजोइड थे, वो जो भी बीजाणु थे, वो यहाँ से कहाँ चले गए, रक्त के माध्यम से लीवर में आ गए, और लीवर से ये कुछ साइजोट अवस्था में रहते हैं और यहाँ से कहाँ चले गए, ये देखो आरबीसी में चले गए, अंशाणु, इसके अंश कहाँ चले गए, आरबीसी में चले गए। और यहाँ क्या होता है, उसका अलैंगिक जनन होता है लाल रक्त कोशिकाओं में, और लाल रक्त कोशिकाओं में वो गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं और परिपक्व होते हैं और उस आरबीसी को फोड़ देते हैं, फोड़ के अन्य कोशिकाओं को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार उसके पूरे ब्लड में जो व्यक्ति होता है उसमें वो परजीवी घूमते रहते हैं। अब जैसे ही मच्छर उसको, कोई दूसरा मच्छर उसको काटेगा, वो परजीवी कहाँ आ जाएगा, मच्छर के शरीर में आ जाएगा, और मच्छर के में शरीर में आगे की जो भी अवस्था है वो मच्छर के शरीर में प्रवेश मतलब गुणन वृद्धि होगी, और फिर वो घूमता फिरता मनुष्य की लार में मतलब मच्छर की लार में वापस आ जाएगा। लैंगिक चक्कर यहाँ होगा, लैंगिक चक्कर मच्छर के शरीर में और अलैंगिक चक्कर मनुष्य के शरीर में, और इस प्रकार वो उसकी लाल ग्रंथियों में आ जाएगा और फिर ये काटेगा और फिर वो ये चक्कर इस प्रकार चलता रहेगा। जैसे इस डायग्राम में समझ सकते हो, ये मच्छर है, इसमें जो है वो नर युग्मक है, मादा युग्मक, स्पोरोजोइड, बीजाणु का निर्माण, असिस्टेट, निषेचन, सारा क्रिया यहीं होती है, मतलब लैंगिक जनन यहाँ होता है। और मनुष्य के अंदर स्पोरोजोइड के रूप में ये प्रवेश करता है, स्पोरोजोइड के रूप में, वहाँ से लीवर, लीवर से आरबीसी, और आरबीसी से ये उसको फोड़ के सारे ब्लड में फैल जाता है और फिर मच्छर काटता है तो मच्छर के शरीर में चला जाता है। इस प्रकार ये अलैंगिक जनन तो करता है मनुष्य में और लैंगिक जनन करता है मच्छर के शरीर में। ये आप और समझ सकते हो, यहाँ एक ही बात है हर जगह। मच्छर ने काटा, लीवर, लीवर से आरबीसी, आरबीसी में गुणन, वृद्धि, परिपक्वन, और वो आरबीसी फूट जाएगी, फिर सारी ब्लड में वो फैल जाएगा, फिर मच्छर काटेगा मच्छर के शरीर में, फिर आगे की क्रियाएं लैंगिक जनन मच्छर के शरीर में, फिर स्पोरोजोइट उसकी लाल ग्रंथियों में, फिर वो मनुष्य को काटेगा, फिर मनुष्य संक्रमित हो जाएगा। इस प्रकार ये रोग है वो फैलता है। दूसरी बात है, जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो रात को काटती है, ये दिन में कहीं छुपी हुई रहती है और रात को ये शाम होते ही बाहर निकलती है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर रात को काटती है और शाम होते ही शुरू हो जाती है काटने के लिए, क्योंकि अपना पेट भरना है तो खून उनको चाहिए, और ये ठहरे हुए पानी में अंडे देती है। नेक्स्ट बात आती है रोग के लक्षण क्या है। अगर मलेरिया हो गया तो क्या लक्षण हमको नज़र आएंगे। तो लक्षणों के अंदर जैसे जुकाम होता है, सिर चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी होना या जी मिचलाना, ठंड के साथ तेज बुखार आना, ये कॉमन, सबसे कॉमन जो लक्षण है इसका यही होता है। बहुत ज़्यादा कंपकपा देने वाली ठंड लगती है और उसके साथ ही बुखार आ जाती है, फिर वो कुछ घंटे रहती है, फिर वो डाउन हो जाती है, फिर आ जाती है, ऐसे चलता रहता है। शरीर में शर्करा का स्तर तेज़ी से गिरता है, यानी शुगर लेवल गिर जाता है। कभी कभी संक्रमित व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, और कपकपी के साथ बुखार, और फिर बुखार कम होने पर पसीना आता है। तो पहले कपकपी के साथ बुखार आता है, बुखार कम होने पर पसीना आता है। तो यही लक्षण है। तेज़ बुखार के साथ ठंड लगना, उल्टी, दस्त, तेज़ पसीना, हाथ पैर में कंपकपी आना, शरीर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाना, सिर दर्द होना, शरीर में जलन, मलेरिया होने के पश्चात रोगी के शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो चेकअप आदमी को करा लेना चाहिए। तो इसमें और भी आज आँखों के पिछले हिस्सों में दर्द होता है, उल्टियाँ होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जो बुखार है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 100 से ऊपर चला जाता है, नाक कान मसूड़ों में रक्त आना, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, मचली, उल्टियाँ वगैरह, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने डायग्राम से बताया आपको और ऐसे लिखे भी हैं। तो इसमें सिर दर्द होता है, बुखार, कपकपी, जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है, उल्टियाँ होना, मूत्र में हीमोग्लोबिन आना और दौरे पड़ना, सर्दी होकर तेज जबर चढ़ता है और चक्कर आना, सांसें फूलना, पसीना आना, उबकाई होना, बेहोशी होना, लीवर व तिल्ली का आकार इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लीवर आप देख सकते हो यहाँ, ये लीवर है, और यह आपका स्प्लीन यानी प्लीहा जिसको तिल्ली कहते हैं, ब्लड बैंक है शरीर का, इसका भी आकार बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें लीवर भी इन्फेक्टेड होता है, स्प्लीन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, आरबीसी हो जाती है। मांसपेशियों में दर्द होता है, मूत्र में खून आता है, और सबसे जो आम जो लक्षण अभी हम बात कर रहे थे वो क्या है, अचानक तेज कपकपी के साथ यानी शीत यानी ठंड लगना और उसके तुरंत बाद बुखार आ जाना। ये सबसे आम जो लक्षण है मलेरिया का यही है,
इसी से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को मलेरिया हुआ या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कपकपा देने वाली, जैसे बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती है, 2-3 रजाई भी आप उसको ढक दोगे तो भी वो कहेगा कि मुझे अभी भी ठंड लग रही है। और वो एक दौरे से पड़ते हैं, उसमें मतलब कुछ समय के लिए, घंटा भर के लिए वो ऐसी प्रक्रिया रहेगी, फिर वो शांत हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी, ऐसा चलता रहता है। अब आगे बात आती है कि फैलने से रोकने के उपाय क्या है, इससे हम कैसे बचा जाए। तो नेक्स्ट बात आती है फैलने से रोकने के उपाय और बचाव व रोकथाम के उपाय क्या है। तो मलेरिया फैलने के मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है, मलेरिया में सबसे कारगर जो औषधि काम आती है वो आपको पता है, सिनकोना की छाल यानी कुनैन जिसको आप कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें काम आती है मलेरिया में। तो मलेरिया फैलने के मौसम में कितना 300 मिलीग्राम कुनैन का प्रतिदिन खाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका मलेरिया नहीं होगा। कुनैन या सिनकोना आप जानते हैं, ऐसा उसका पादप होता है, उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। सिनकोना या उसको कुनैन कहते हैं, या क्विनीन भी इसको कहा जाता है, औषधि को क्विनीन भी कहा जाता है, और इसको फीवरबाग ट्री भी कहा जाता है। तो ये मलेरिया में बहुत ही कारगर साबित होती है। नेक्स्ट बात आती है कि पानी है उसको उबाल कर पीना चाहिए। फल व सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर प्रयोग में लेना चाहिए। आसपास ठहरे हुए जल का निकास कर देना चाहिए, क्योंकि ये ठहरे हुए जल में अंडे देती है मादा एनाफिलीज मच्छर, तो इससे क्या है, उसकी जो है वो संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसके संक्रमण के खतरे भी बढ़ जाते हैं। मच्छरों के फैलने से रोकने, उन्हें नष्ट करने के लिए डीडीटी और गैमेक्सिन व मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उसके लार्वा है वो नष्ट हो जाएं। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये इसका डीडीटी का नाम होगा आपका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मोबिल ऑयल और मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हो बचने के लिए। मच्छरदानी आप सभी जानते हो, वैसे भी डायग्राम में आपको दिख रही होगी। घरों के आसपास के जो भी गड्ढे हैं, नालियाँ हैं, बेकार पड़े खाली डिब्बे हैं, पानी की टंकियां हैं, गमले हैं, टायर है, ट्यूब में पानी रुकने नहीं देना चाहिए, उनको साफ करके सुखा देना चाहिए। इसके साथ ही ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए सप्ताह में एक बार पानी से भरी टंकियाँ, मटके, कूलर आदि को खाली करके सुखा देना चाहिए। और टांके आदि पेयजल स्रोतों में टेमोफोस नामक दवाई समय समय पर डालते रहना चाहिए। तो मलेरिया से के लक्षण, बचाव और घरेलू उपाय में आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि ये पानी में ही है मच्छरों का काम। तो मच्छर वैसे मलेरिया नहीं, डेंगू और भी कई सारे रोग है, चिकनगुनिया वगैरह फैलाते हैं, तो इनसे तो बचकर ही रहना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को अधिकतर हिस्सों को ढक लें, ताकि मच्छर न काट सकें। कूड़ेदान की हर रोज सफाई होनी चाहिए। घर के खिड़की दरवाजों पर तुलसी के पौधे लगवाएं। मच्छरों को आने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ये हो सकता है। और एक जो इसमें इम्पोर्टेंट काम आती है, वो आती है आपकी जो भी पेयजल स्रोत है, उसमें गंबूस या मछली जल स्रोतों में छोड़ना चाहिए, जो ऐसी दिखती है। यह क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खाती है, इसका फेवरेट भोजन है। तो लार्वा जब नष्ट हो जाएगा तो नए मच्छर पनपेंगे नहीं। और यहाँ आपके घरों में ऐसी जालियाँ लगवाई जा सकती है, जिससे क्या होगा कि हवा भी अंदर आती रहेगी, लेकिन मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे, तो आप रात्रि में आसानी से आराम से सो पाओगे। साथ ही मच्छर निवारक जो क्रीम है वो शरीर पर लगानी चाहिए, लोशन वगैरह जो भी चलते हैं, सरसों का तेल वगैरह, जिससे क्या होगा मच्छर काटेंगे नहीं। और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। अब आती है नेक्स्ट बात आती है घरेलू उपचार क्या है इसका, घर बैठे हम क्या कर सकते हैं। तो चाय में तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक डालकर पीना चाहिए, हर्बल चाय। और हेल्थी जो फूड है वो लेने चाहिए। और साथ में सेब है, अमरूद है, पपीता है, चीकू आदि का सेवन करें। दाल चावल की खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, साबूदाना का सेवन करें। रसीले फलों के साथ साथ अंकुरित बीज खाएं, अनाज खाएं, सब्जियां खाएं। अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे दूध है, जूस है, पानी है, इनको बराबर रखें। और खिचड़ी हल्का जो लाइट भोजन है वो खाएं। और अंकुरित अनाज जो है वो रात को भिगो कर रख दें, कोई भी अनाज, और उसको सुबह खाएं। हल्का भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, उबले हुए चावल, सब्जियों के सूप नहीं, ये सूप है, का भी सेवन यहाँ किया जा सकता है। इसके अलावा 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। और ताज़ा फल व 1 कप दूध में शहद मिलाकर भी
पीना चाहिए। उबली हुई सब्जियां, गेहूँ, छाछ, सलाद, दलिया ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा दही, शिकंजी, गाजर, मूली आदि का सेवन करें। गिलोय का इस्तेमाल करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, अच्छा होगा। हर्बल चाय पिएं, मेथी का इस्तेमाल करें, प्याज का रस का इस्तेमाल करें, भुना हुआ नमक खाएं। गिलोय ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ संतरे का जूस, अनानास का जूस, पपीते का जूस, चकोतरा, दूध आदि तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अदरक और किशमिश को पानी में उबाल कर पीना चाहिए। मलेरिया की दवाई कौन सी है? कुनैन की छाल से बनने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है या क्लोरोक्विन है। तो ये काफ़ी प्रचलित औषधि है हाइड्रोक्लोरोक्विन। जो भी कोई भी औषधि आपको लेनी है तो वो डॉक्टर की सलाह से लेनी है। कोई भी आपके अगर है ऐसा रोग तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और उन्हीं के हिसाब से चेकअप वगैरह करवाएं और जो वो औषधियाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही आप लें। मलेरिया बुखार में क्या न करें? ठंडा पानी न पिएं, ठंडी चीज़ें न खाएं, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैसे ठंड लगती है। अगर मलेरिया की स्थिति बिगड़ गई, गंभीर स्थिति में क्या होता है? सेरेब्रल मलेरिया कोमा हो जाता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, कई अंग है वो आपके फेल हो जाते हैं, जैसे गुर्दा है, जिगर है, तिल्ली यानी स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हैं, जिगर यानी आपका लीवर। एनीमिया हो सकता है और आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो सकता है। मलेरिया कैसे फैलता है वैसे भी हम देख चुके हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहो उसको और गंभीरता से तो ऐसे देख सकते हो। जब यहाँ से जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाते हैं? लीवर में आ जाते हैं। परजीवी यानी जीवाणु जिसको कहते हैं वो रक्त व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं? परजीवी यकृत कोशिकाओं में क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन के रूप में जनन करते हैं और कोशिकाओं को फोड़ देते हैं और रक्त में मोचित यानी वहाँ छोड़ दिए जाते हैं। फिर परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार जवर तथा अन्य लक्षणों का चक्कर शुरू कर देता है, यानी यही लक्षण प्रकट होते हैं और मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को भी संक्रमित करने लग जाता है। फिर लैंगिक अवस्थाओं में युग्मनज बनता, आपका लाल रुधिर कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, नर और मादा बनती है और फिर युग्मनज बनते हैं और फिर ये युग्मनज यहाँ शरीर में रहते हैं। फिर जैसे मच्छर काटेगा आगे की क्रिया मच्छर के शरीर में यानी मच्छर परपोषी में होगी, आदि क्रिया मानव परपोषी में होती है। मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मनजों को भी अंदर ले लेती है। जब रक्त चूसती है तो ये युग्मनज भी उसके शरीर में चले जाते हैं और फिर निषेचन और परिवर्तन मच्छर के शरीर में अमाशय में होता है और उसके बाद जो आपका परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं आंत्र में निकलकर मच्छर की लार में आ जाता है और लार से वो फिर काटेगा, फिर मनुष्य में वो चला जाएगा। इस प्रकार ये चक्कर चलता है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्कर। अब मच्छर ये ऐसे कैसे फैलता है, इसका प्रसार कैसे होता है? तो यदि आप मलेरिया से संक्रमित हैं और आप मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काटता है तो उस मच्छर में मलेरिया के परजीवी चले जाते हैं और यदि वह मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटने के बाद तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वह मलेरिया परजीवी का संचरण उसके शरीर में कर देता है, जहाँ से ये उसके लीवर में प्रवेश कर जाता है। जब परजीवी परिपक्व होते हैं तो वे लीवर से आरबीसी को संक्रमित करते हैं। इस दौरान लक्षण प्रकट होते हैं। इसी के साथ माता से अजन्मे जो बच्चे होते हैं उनमें भी मलेरिया हो सकता है। संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित इंजेक्शन लगाने से भी मलेरिया रोग हो सकता है और मलेरिया रोग है वो व्यक्तिगत संपर्क से नहीं फैलता है, साथ खाना खाने से, उसके जो भी सामग्री है वो इस्तेमाल करने से ये रोग नहीं फैलता है। तो ये है आपका मलेरिया के बारे में एक छोटा सा हमारा लेख। तो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।